Thank you for tuning in. In this 42nd episode of Misaal podcast, I'm joined by Jabraan Shahid. He's a content creator who loves to explain complex but important topics in plain and simple Urdu. You can find him on TikTok, Instagram, and YouTube. He talks about how he discovered his audience, the changing landscape of content creation, and what are some of the basic things that you should know before you jump into content creation. Let's listen in. Welcome to the Misaal podcast, Jabraan. How are you? I'm good. How are you, Phil? I am doing really well. Thank you for joining me today on Sunday, and appreciate that you took time out and really, we had a conversation a long time ago about the startup ecosystem, and of course I loved the content you were creating. So I thought, why not, have someone on this podcast that can talk about content creation and why you create content, because everyone wants to create content, but there's a lot of work involved. So I want to really learn about you and more about your process of content creation. So let's get started. Please tell me a little bit about yourself. Why do you create content, and what kind of content you're creating, and for what kind of audience? So basically, जर्नी स्टार्ट इन 2015. हमारे पाकिस्तान में पहले यूट्यूब बैन था, उससे पहले आपको मालूम है तो Yes. एक्सेस नहीं थी. तो मैं इस्लाम यूनिवर्सिटी के अंदर, तो फिर वहाँ पे हॉस्टल में रहते थे, इंटरनेट था वहाँ पे. तो मुझे यूट्यूब के बारे में पता लगा कि अच्छा कोई यूट्यूब एक चीज़ होती है जिसके अंदर जाके आप सिर्फ गाने नहीं सुन सकते, आप कोई और काम की चीज़ें भी देख सकते हैं. तो मैं मुख्तलिफ कॉन्टेंट क्रिएटर्स को देखता, तो मुझे वो आइडिया बड़ा पसंद आया. तो उसके बाद 2017 में हुआ ये कि हमारा एक प्रोजेक्ट था 4th सेमेस्टर का, तो उसके अंदर मेरा ग्रुप बन गया अपने कुछ दोस्तों के साथ जिनका ताल्लुक गिलगित से था. तो मैंने उनके अंदर एक बात नोटिस की कि वो बहुत स्मार्ट थे, वो चीज़ों को बहुत जल्दी पिक करते थे और उनको समझ चीज़ों की बहुत जल्दी आती थी. लेकिन एक मसला था, और वो था लैंग्वेज बैरियर, कि चूँकि उनको फिर अंग्रेज़ी से उर्दू में ट्रांसलेट करना पड़ता था और फिर उसको समझने के लिए उन्हें दोबारा फिर करना पड़ता था. तो मैंने कहा कि ये जो लैंग्वेज बैरियर आ रहा है, अगर इसको किसी तरीके से ख़त्म किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है कि सिर्फ गिलगित वाले नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो लोग जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, जिनको ये इंग्लिश का जो लैंग्वेज बैरियर आता है, ये किसी तरीके ख़त्म किया जा सके. तो फिर मैंने सोचा कि एक यूट्यूब एक ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके अंदर अगर कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो या किसी भी चीज़ को जो कि मुश्किल है, मगर उसको एक आसान अल्फाज में एक आसान तरीके से उसकी पैराफ्रेजिंग अच्छी करके एक्सप्लेन किया जाए, तो शायद वो बातें जो कि कुछ एक ख़ास तबके को ही पता होती हैं, जो कि किसी ख़ास एजुकेशन इदारे में जाते हैं या किसी ख़ास किस्म के माहौल में पढ़ते हैं, ये बाकी तमाम लोगों की पता लगे. तो इस तरीके से ये मेरी जर्नी शुरू हुई थी. 2017 में मैंने पहली यूट्यूब वीडियो बनाई थी अपनी, और उसके बाद फिर बीच में 2-2.5 साल का ब्रेक आ गया. मैं फिर यूएस आ गया था, फिर मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई थी, पढ़ाई का काफ़ी प्रेशर था. तो यहाँ पे आके फिर दोबारा से पैसे जमा किए, सामान ख़रीदा, कभी को माइक ख़रीद लिया, कभी को ट्राइपॉड ख़रीद लिया, कभी लाइट ख़रीद लिए. तो उसके बाद फिर रेगुलर मैंने 2021 से स्टार्ट किया था. इट्स गोइंग गुड, अच्छा चल रहा है. So, so I want to learn more about, so you mentioned your degree and everything. So what is your degree in, and are you creating content related to that degree, or is it something different? तो बेसिकली मेरा जो डिग्री है वो इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के अंदर, तो मैंने इस्लामाबाद से की थी. तो मेरा मोस्टली कंटेंट जो होता है वो इकोनॉमिक्स के अंदर भी होता है, लेकिन कुछ जो सबसे जो एक प्राइमरी जो फोकस होता है वो ये होता है, जो सवाल नहीं आते आपको कमेंट सेक्शन के अंदर किसी पे क्या हवाले से, तो उसके ऊपर ज़्यादा वीडियोस बनती हैं. इकोनॉमिक्स टॉपिक के ऊपर बनती हैं, हिस्ट्री के ऊपर बन जाती हैं, स्पोर्ट्स के ऊपर मुझे बड़ा शौक है क्रिकेट का, तो उसके ऊपर वीडियोस बन जाती हैं. तो ये बेसिकली एक नॉर्मल जो है पॉइंट ऑफ व्यू होता है. तो मैंने ये नोटिस किया है कि आपका जो है यू हैव अ गुड प्रेजेंस ऑन बोथ यूट्यूब एंड टिकटॉक. टिकटॉक इज़ एक्चुअली अ लॉट मोर. तो आपकी वीडियोस जो हैं वो छोटी होती हैं, तो टिकटॉक प्लेटफॉर्म के लिए बिल्कुल बेस्ट होती हैं. तो विद इन 30-60 seconds you explain a topic that's very complex. Was there a reason to pick TikTok or YouTube, or do you change things around? अगर आप TikTok के लिए बना रहे हैं तो आप एक certain तरीके से बनाते हैं, अगर YouTube के लिए बना रहे हैं तो आप different तरीके से बनाते हैं. तो बेसिकली होता ये है कि मैंने यूट्यूब को शुरू में सीरियस लेना शुरू किया था जब, तो बीच में ब्रेक आ गया था 2-2.5 साल का. तो मैं जब यूएस आया तो मैंने यहाँ पे देखा मेरी छोटी बहनें टिकटॉक पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं. तो मेरी नज़र में टिकटॉक का कोई अजीब सा कोई एक कॉन्सेप्ट था उस टाइम पे, अच्छा टिकटॉक पे वो कंटेंट नहीं बनता इतना साफ. तो मैंने जब उनका कंटेंट देखा तो उन्होंने मुझे कहा कि आप टिकटॉक पे आए और आप टिकटॉक पे कंटेंट देखें, यहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट बन रहा है. तो जब मैंने देखा वहाँ पे कोई बंदा हिस्ट्री बता रहा है, कोई बंदा जो है वो साइंस एक्सप्लेन कर रहा है, कोई बंदा जो है वो केमिस्ट्री का टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा है, तो मुझे वो चीज़ बहुत पसंद आई. तो उसके बाद मैंने टिकटॉक की फील्ड टिकटॉक का एक प्लेटफॉर्म लिया, उसके बाद कॉन्टेंट बनाना शुरू किया. तो टिकटॉक की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यूट्यूब पे होता है ना कि आपको लंबी कहानी बतानी पड़ती है, पूरा से आपको सबक बताना पड़ता है कि ये हुआ वो हुआ वो हुआ. टिकटॉक इज़ लाइक वेरी स्पेसिफिक. तब तो आपने 60 सेकंड के अंदर आपने अपनी बात को एक्सप्लेन करना होता है. तो 60 सेकंड के अंदर एक तो आपकी भी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी आती है कि आपने किस तरीके से बात को बयान करना है. दूसरी उसके अंदर ये बात आती है कि किस तरीके से आपने वो बात जो है उसको कितने अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो टिकटॉक का मुझे बेसिकली ये फ़ायदा हुआ. तो फिर उसके बाद यूट्यूब ने अपने शॉर्ट शुरू कर दिए थे फिर
क्योंकि उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अच्छा टिकटॉक का अट्रैक्शन मिली है तो हमारे पास भी ऑडियंस है। तो यूट्यूब ने अपने शॉर्ट शुरू कर दिए, इंस्टाग्राम ने अपनी रील्स शुरू कर दी। तो वो टिकटॉक वाला होता है, उसको थोड़ी सी चेंज करके मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ अगर ज़रूरत पड़े। नहीं तो ये होता है कि मोस्टली फोकस टिकटॉक और यूट्यूब शॉर्ट्स ही होती हैं। अच्छा, तो इन तीनों प्लेटफॉर्म के बीच में कौन सा प्लेटफॉर्म ऐसा है जो आपको पसंद है? ज़ाती तौर पे मुझे पसंद है टिकटॉक। उसकी वजह ये कि अच्छा, उसकी रीच ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा है। अच्छा। यूट्यूब जो है वो ऑलरेडी एक स्टैब्लिश प्लेटफॉर्म है, और यूट्यूब का शॉर्ट का ये मुझे लगता है कि उनका रिटेंशन, वो कंज्यूमर रिटेन करना चाहते हैं अपना, कि वो कंज्यूमर जो कि यूट्यूब से स्विच करके टिकटॉक पे जा रहा था, वो उसको यूट्यूब रिटेन करने के लिए यूट्यूब शॉर्ट्स को करते हैं। उसके अलावा जहाँ तक इंस्टाग्राम है, वो तो मुझे कोई इसका मकसद नज़र नहीं आता बाकी रील्स का। तो उसके बारे में कोई पॉइंट ऑफ व्यू ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि हाँ, इंस्टाग्राम कंप्लीटली डिफरेंट ऑडियंस है, वो जॉनरा पूरा डिफरेंट है। तो मुझे लगता है कई बार मेरा कंटेंट इतना सूटेबल वहाँ पे बैठता नहीं है। तो इंस्टाग्राम ने तो बिल्कुल जो है ना बर्बादी की हुई थी पहले, किसी ज़माने में एवरीवन वाज ऑन इंस्टाग्राम, लेकिन उसका एक मकसद था, क्योंकि पीपल वांटेड टू सी दोज फोटोज, राइट? लाइक उसके बाद जो भी स्टोरीज आई हैं, रील्स आई हैं, तो सिंस देन इट्स काइंड ऑफ, पर्सनली आई थिंक इट्स बिन अ डिसेंट टुवर्ड्स लाइक बेसिकली बिकमिंग लाइक अनदर येट अनदर ऐप। तो खैर उसमें तो खैर वी कैन डू मच, लेकिन when you're building on a platform, right, कि आपने TikTok पिक किया, तो TikTok since 2021 TikTok has like grown a lot. तो यू आर मेकिंग अ बैट एवरी सिंगल टाइम कि आप कोई प्लेटफॉर्म पिक करते हैं कि भाई मैं इस प्लेटफॉर्म के लिए बनाऊंगा। तो हाउ डू यू डिसाइड कि कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आज से 3 साल बाद 4 साल बाद होगा? तो इज़ देयर समथिंग दैट यू डिड बिफोर यू स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट कि भाई मैं जो हूँ, क्योंकि मेरा कंटेंट जो है मैं चाहता हूँ कि वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम आई कैन एक्सप्लेन समथिंग, whether or not TikTok becomes a big or not, I will still create on TikTok. नहीं, इसका ये बात नहीं होती। पिछले 10 सालों का तो कंटेंट इंडस्ट्री कितनी इवॉल्व हो गई है। अगर हम देखें, आज से 10 साल पहले फेसबुक एक मेन कंटेंट क्रिएशन होता था, जहाँ पे लोग Right. थोड़ा कंटेंट बनाते थे। फिर यूट्यूब आ गया, फिर म्यूजिकली से टिकटॉक आ गया, फिर इंस्टाग्राम आ गया। तो कंटेंट की स्ट्रीम बढ़ती जा रही है। तो ये तो नहीं हम श्योरिटी से कह सकते कि टिकटॉक अगले 5 साल बाद भी होगा या नहीं होगा, पर हाँ, कंटेंट के नए प्लेटफॉर्म निकलते रहेंगे। और जब तक किसी एक प्लेटफॉर्म पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे यूज़र बेस ज़्यादा है, तब तक आप कोशिश करते हैं बनाने की उसके लिए। बाकी टिकटॉक, इसकी सबसे अच्छी बात ये कि टिकटॉक बड़ा एक डेमोक्रेटाइज है ना। टिकटॉक के अंदर आपको हर किस्म का कंटेंट, हर बंदा कंटेंट बना सकता है। और आपको अगर आप देखते भी है तो आपको उससे बड़ी वर्सटैलिटी नज़र आती है कंटेंट के अंदर। अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब पर स्टेप बाय स्टेप आपने थंबनेल बनाना है उसका, आपने उसका डिस्क्रिप्शन लिखनी है, आपने उसके अंदर लिंक्स डालने हैं, फिर आपने उसका टाइटल लिखना है। टिकटॉक पे ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। आपने वीडियो लगाई, आपने वीडियो अपलोड कर दी, तो टिकटॉक के सारे स्टेप को खारिज कर देता है। तो वो उसको बेसिकली ज़्यादा एक कह सकते हैं कि एक यूज़र फ्रेंडली बनाते हैं और साथ साथ एक क्रिएटर फ्रेंडली भी बनाते हैं उस प्लेटफॉर्म को। तो ये उसकी एक अच्छी बात है। लेकिन हाँ, नए नए प्लेटफॉर्म आते रहेंगे, नए नए प्लेटफॉर्म पे कंटेंट बनता रहेगा। अभी तो खैर, अभी तो ये जिसे कहते हैं एवेन्यू नया खुला है। अगले 10 सालों के अंदर मज़ीद इसमें ग्रोथ होगी। शायद कंटेंट बनाने का तरीका बदल जाए, कंटेंट एक्सपीरियंस करने का तरीका बदल जाए, तो उस हिसाब से प्लेटफॉर्म इमर्ज करते रहेंगे। तो मेरा जो है, मैंने जब पहली बार, जब मैं तो 97 से, मेरे ख्याल में आई एम प्रॉब्ली गोइंग टू एज माई सेल्फ, बट सिंस 97 आई बिन क्रिएटिंग वेबसाइट्स एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? तो जब ब्लॉगिंग शुरू हुई थी 2000, आई स्टार्टेड इन 2006 लाइक एक्चुअल ब्लॉगिंग, लेकिन आई थिंक इट वाज इवन बिफोर दैट। तो उस वक्त जो था कि ये था कि लोग जो है, द बैरियर ऑफ एंट्री जो था एक, कि भाई आपने कुछ पब्लिश करना है इंटरनेट पे, आप रिटन कंटेंट जो था to publish it online, like you had to know HTML and all those things, right? WordPress came and made it super easy, right? Anyone could write anything. तो बैरियर ऑफ एंट्री जो होता है हमेशा से, वो आहिस्ता आहिस्ता हर 2 3 4 साल के बाद कम होता जाता है, राइट? तो अब जो ये हालत है कि भाई आप यू कैन डू एनीथिंग ऑनलाइन व्हेन इट कम्स टू रिटन कंटेंट, दैट देयर इज लाइक सबस्टैक, देयर इज ट्विटर थ्रेड्स, लाइक हर किस्म की रिटन कंटेंट ऑनलाइन यू कैन डू इट। सो द बैरियर ऑफ एंट्री इज सो लो दैट anyone who wants to write anything can do it. लेकिन if we jump to TikTok और YouTube for example, उसमें थोड़ा सा barrier of entry आ जाता है, राइट? क्योंकि आपको वीडियो बनानी है, ऑडियो आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि लोग सुने आपको, तो उसमें थोड़ी सी लोगों को झिझक होती है। तो when you were thinking about like going on camera, so was there something from your background that you made you feel like you're confident enough to go in front of camera and talk about topics? क्योंकि I remember that I wanted to start the podcast in 2019, लेकिन मेरे में एक झिझक थी। वो झिझक ये थी कि भाई आपने कैमरे के सामने जाना है, बात करनी है, ये है वो है। एंड आई ऑलवेज वांटेड टू क्रिएट अ वीडियो पॉडकास्ट, वीडियो एंड ऑडियो पॉडकास्ट। तो मुझे ये था कि यार कैमरे के सामने जाके बात करनी है, तो आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ until I started last year in December. So was there something in your background that made you like comfortable and confident that you can do this on video? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बड़ा शर्मीला बच्चा होता था। मुझे आज भी याद है, मैं
फोर्थ क्लास में था तो मेरे कंपेयरिंग का प्रोग्राम था, तो मैं स्टेज पर जाकर रो पड़ा था क्योंकि मुझे बहुत बहुत अजीब लगता था बोलना। लेकिन ये था कि मुझे उससे पता था कि अगर यूट्यूब कर देंगे तो उसको वीडियो पे तो आना पड़ेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप हुआ। मेरी जो पहली वीडियो थी उसके तो मैंने वो होता नहीं एप्पल एप्पल फोटोज़ के फोटोज़ लगाई होती हैं, तो पीछे मैंने वॉइस ओवर दे दिया था हैंड फ्री लगा के। तो मेरी पहली वीडियो थी। उसके बाद फिर मैंने वो स्लाइड शो करके अपने पीछे वॉइस ओवर दिया। फिर जब मैं टिकटॉक पे आया तो मुझे लगा कि अब मुझे वीडियो पे आना ही पड़ेगा। तो मैंने अपने दोस्तों को वीडियो दिखाता था, तो वो कहते थे यार ये क्या तुमने बनाई है, तुम रीडिंग कर रहे हो, ऐसा लग रहा है तुमने सामने कुछ कुछ पढ़ रहे हो, तो पढ़ रहे। तुम्हारी आवाज़ में जो है वो इतनी वसअत नहीं है, या तुम्हारी आवाज़ के अंदर इतना वो दम नहीं है कि तुम वीडियो पे आ सको। तो आहिस्ता आहिस्ता करके जब मैं आया तो कॉन्फिडेंस आता रहता है। लेकिन यह है कि जब तक आप समंदर में तैरते नहीं हैं, आपको नहीं पता, छलांग नहीं लगाते, आपको नहीं पता लगता तैरना कैसे है। तो ये था कि आहिस्ता आहिस्ता करके होता रहता है वीडियो पॉडकास्ट पे। मेरा ये है कि मुझे भी यही लगता था कि मैंने जब स्टार्ट किया लास्ट ईयर, तो उस वक्त मुझे ख्याल आया कि यार मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ, और अ लॉट ऑफ पीपल दैट आई टॉक टू दे आर लाइक स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, दे हैव टोल्ड मी लाइक विदाउट कैमरा बीइंग ऑन ऑफ द रिकॉर्ड कि भाई दे आर वेरी शाई पीपल, दे आर ऑल्सो इंट्रोवर्ट. सो आई एट दैट टाइम आई फेल्ट लाइक यार इफ दे कैन गो एंड रेज मनी for startups and to run businesses and they can lead teams, like why am I being scared of like going on camera? So I think a lot of people are now realizing that, and like you said कि भाई आपको समंदर में उतर के तैरने की कोशिश तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर से आप देख कर जो है ना, अगर आप डरे रहेंगे कि भाई पानी में जाऊंगा तो क्या होगा, तो फिर बस आप खड़े रहेंगे वहाँ पर ही. इसके बाद अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हैं तो लिखने वाली शायद उस चीज़ की लोग इतनी अथॉरिटी ना दें उसको, या उस चीज़ की शायद उसको इतना ना समझें कि ये चीज़ जो है बाकी सच्ची है झूठी है। अगर आप वीडियो के ऊपर आ गए हैं, आपने वीडियो के ऊपर कोई आके बात बयान कर रहे हैं, तो आजकल की ज़रूरत भी है वीडियो, क्योंकि अगर आपके पास वीडियो नहीं है तो फिर आपकी आजकल कंटेंट कंजम्पशन 49% जो है वीडियो स्ट्रीमिंग के ऊपर हो रही है। अगर 49% वीडियो स्ट्रीमिंग के ऊपर है तो आपको कहीं ना कहीं वीडियो पे आना पड़ेगा। तो इस टाइप का प्रूफ भी होता है ये कि अच्छा जी ये वीडियो के ऊपर आके ये बात कैमरा के ऊपर आ चुकी है, ये बात सच्ची है। दूसरी बात ये होती है कि अगर आपने इसको एज अ बिज़नेस देखना है तो जहाँ पे ऑडियंस होती है वहीं पे आपको जाना पड़ेगा। अगर 49% ऑडियंस जो है वो वीडियो कंटेंट कंज्यूम करिए, तो इवेंचुअली आपको वही कंटेंट कंज्यूम करना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम लिखें या बजाय इसके ट्वीट डालेंगे वो। ठीक है, इट्स गुड फॉर मार्केटिंग, बट द थिंग इज दैट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग कंटेंट, सो द वीडियो कंटेंट इज द मेन थिंग। दैट्स व्हाई स्पॉटिफाई ने भी अपना वीडियो पॉडकास्ट फीचर लॉन्च किया हुआ है। टिकटॉक भी वो हॉरिजॉन्टल पे आ गया आहिस्ता आहिस्ता करके। तो ये इसलिए ये सारा जो फोकस वीडियो के ऊपर हो रहा है। हाँ ना, टिकटॉक आई थिंक टिकटॉक भी कुछ काम कर रहा है behind the scenes on the podcasting, and of course YouTube has launched, at least in the US they have launched youtube.com/podcast, which is basically all the podcasts that have videos. So there are a lot of platforms going towards that, क्योंकि it's becoming one, at least in the US, our markets, like our audience, like are kind of the same, and we are both in US, right? तो यहाँ पे when you see and hear things कि भाई people prefer to listen to podcasts, get their news from podcasts than from the FM, which was usually the case in the mornings. People would listen to it during the commute, right? So I now listen to podcasts to get my news. So I think the trends are changing where people are just going directly to the source because they know who the source is and they're connected with the source. When people have changed their behavior of consuming content, do you feel like where are things going in the future? Like, because I was checking out the Chat GPT. I don't know if you had a chance to check it out. It's OpenAI. They came out with Dolly, and now they're coming out with Chat GPT. Basically, आप जो भी है, आपको कोई भी query है, आप उसको लिखें उसमें, और आप लिखें कि I want a book summary of whatever book you want a summary of, and like within 300 words, and please explain to me like I'm 5 years old or something like that. आप लिखें, and AI is so powerful, so intelligent, it will explain to you that thing. When I was checking that out, so I felt like when it comes to content, this will reduce the amount of time it takes for people to create scripts, to create articles. A lot of information will be on the fingertips. So there will be a lot more content creators coming into this arena, right? Whether it's TikTok, whether it's YouTube, whether it's written content. So what do you feel like people should know about before coming into content creation? Because it doesn't pay, right? Like you don't become millionaires. There are very few stories of people becoming like extremely rich, but that's like the top 1% of creators who make it that far. उसके अलावा it's a grind, right? Like आप मेहनत कर रहे हैं, कुछ अप्रिशिएशन मिलती है, ज़्यादातर मिलती नहीं है, और बस यू आर क्रिएटिंग कंटेंट, यू आर हैविंग अ 9 to 5 and you're creating content. So I am in that situation, you are in that situation. So what do you think, now that you are doing it for a while, what do you suggest other content creators think about before jumping into this? सबसे पहली बात है कि कंटेंट में पहली होनी चाहिए,
कि आपको कंटेंट जो उसकी एक टारगेट ऑडियंस हो। पहली बात है आपको पता होना चाहिए क्या, क्योंकि इस लाइक का बिजनेस थी, हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर मार्केट में हमें कोई प्रोडक्ट लेके जाना है तो हमें पता होता है कि अच्छा प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होगी, प्रोडक्ट की टारगेट ऑडियंस कितनी होगी, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कैसे होगी, और प्रोडक्ट किस तरीके से हमने कितना प्रॉफिट कमाना है। इसी तरीके से आप कंटेंट बना रहे होते हैं तो कंटेंट में पहले आपने ये सोचना होता है कि आप कंटेंट बना क्यों रहे हैं, उसके बाद होता है बना किसके लिए रहे हैं, और फिर बनाएंगे आप कैसे। तो पहली बात आपके कंटेंट में पहली होनी चाहिए, क्योंकि ऑडियंस जो है उसका ग्राफ यहाँ पे है और कंटेंट क्रिएटर्स यहाँ पे हैं। क्योंकि ऑडियंस इतना कंटेंट कंज्यूम करती है, उन्हें पता है कि उनके लिए क्या अच्छा है। तो अगर आपने ऑडियंस के म्यार को मैच करना है तो फिर आपको उस तरीके से उनके लिए वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी किसी भी सूरत में, क्योंकि इट्स मोर लाइक अ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। आप कुछ दे रहे हैं तो आपको मिल रहा है, आप कुछ अगर वैल्यू दे रहे हैं तभी आपको व्यूज़ मिलेंगे, तभी आपको स्पॉन्सरशिप्स आएंगी। तो फोकस ऑन क्रिएटिंग द वैल्यू। और इस किस्म की जो बातें कि कंट्रोवर्सी में किसी पड़ जाना, किसी को कुछ कह देना, ठीक है, जो इस किस्म में काम है इनमें ना पड़ा जाए। वाली ये जो आपकी स्पेसिफिक नीश है उसमें रहा जाए, अपने कंज्यूमर को देखा जाए, जो आपकी ऑडियंस उसको देखा जाए वो क्या डिमांड कर रही है, वो क्या सुनना चाहती है, उनके साथ एक अपना एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बना के रखें अपना। जितना ज़्यादा आप इंटरेक्ट करेंगे अपनी ऑडियंस के साथ उतनी ज़्यादा ऑडियंस भी आपके साथ इंटरेक्ट करेगी। तो उसको इस तरीके से लेके चलें, जैसा वो जेफ बेजोस नहीं कहते कि ही इज ऑब्सेस्ड विद द कंज्यूमर बिहेवियर, ही इज ऑब्सेस्ड विद कस्टमर, सो यू हैव टू ऑब्सेस्ड विद द ऑडियंस व्हाट दे नीड। एंड थोड़ा बहुत स्टीव जॉब्स की तरह भी अपने आप को रखें, जिसमें आपको पता हो कि अच्छा कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि एप्पल स्पेसिफिक है, वो एप्पल को ही पता है उसने क्या करना है। तो आप अपने कंटेंट के बारे में आपको पता हो कि आपने क्या कंटेंट करना है, और कस्टमर के साथ आप ऑब्सेस हो, यू कैन मेक अ गुड कंटेंट एंड मेक इट लाइक फॉर 5 years 10 years। इतना ना करेंगे 1 साल में ये करना है, 2 साल में ये करना है, थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो आपके कंटेंट के अंदर ज़्यादा एक बेहतरी आ सकती है, ज़्यादा रिफाइन हो सकता है। मैं एक्चुअली वही पूछने वाला था कि देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन व्हाट द ऑडियंस वांट एंड व्हाट यू वांट टू क्रिएट, क्योंकि अक्सर ये होता है कि ऑडियंस विल टेल यू समथिंग लाइक आई हैव रिसीव फीडबैक अबाउट लाइक टॉक अबाउट दिस, टॉक अबाउट दैट। तो मेरा काम ये नहीं है कि मैं किसी गेस्ट को बुलाऊं और उनकी जो हिस्ट्री है और उनके जो किस स्कूल में वो गए थे और ये उस सब चीज़ों की बातें करूं, क्योंकि ये वर्चुअल कॉन्वर्सेशन जो हम कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर मेरे साथ इन पर्सन कॉन्वर्सेशन हो रही होती तो थोड़ी डिफरेंट होती, तो हो सकता है उसमें मैं उनकी बैकग्राउंड और थोड़ी सी और चीज़ों को, ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा और मालूम करता। तो वो एक मुझे अक्सर जो फीडबैक आता है कि भाई फाउंडर के बारे में हमें उनका प्रोडक्ट पता है, वो क्या करते हैं वो पता है, उन्होंने कितने पैसे फंडिंग ली है वो पता है, लेकिन उनकी स्कूलिंग कहाँ हुई है, वो कहाँ पे रहे थे पाकिस्तान में और ये सब। तो मैंने कहा यार ये जो है दिस इज़ नॉट समथिंग आई फील दैट इज़ वैल्यूएबल टू एवरीवन। Some people like me, like when I talk to, maybe this is a cultural thing, right? हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि हम जब बात करते हैं तो वी ट्राई टू शो आर लाइक मैं यहाँ गया था स्कूल में, मैं यहाँ से हूँ, मेरा ताल्लुक वहाँ से है। तो मैं जब मैं अमेरिका आया था 2002 में, तो मैं जब यहाँ पर आया था मुझे पहला शौक ये लगा था, यहाँ पर जो है PhD से भी अगर आप बात कर रहे होंगे तो वो ये नहीं इंट्रोड्यूस करेगा आपको, अपना नाम बताएगा आपको बस, दैट्स इट, एंड देन यू टॉक टू देम एंड देन दैट्स इट, एंड वंस यू लीव and then someone comes to you and they tell you, yeah, you're talking to this guy, okay, yeah, he's this, it's the PhD की भी, or he's a VP of this company. And it's like उस वक्त आपको हैरानी होती कि यार बंदा इतना हम्बल और इतनी आसानी से बात कर रहा था, as if like I am the same level as him. So this is something that we find out culturally कि भाई लोग जो हैं वो अक्सर जो है वो ये सोचते हैं कि भाई मैं बताऊं कि मैं जो हूँ क्या हूँ क्या नहीं हूँ। तो when it comes to, so I noticed that you were also having guests on your podcast, ठीक है, and you were having subject matter experts on your podcast and on your YouTube, but then you stopped. Now you're doing specifically content that where you are talking at a narrative, like explaining a topic. Why did you make the switch, or is it a switch, or is it a transition to something else? Was there a reason for it? स्विच नहीं है, टाइम नहीं मिला, सीधी सी बात है, मैं बहुत बिजी हो गया था अगस्त के बाद। तो आखिरी पॉडकास्ट मैंने अगस्त में रिकॉर्ड किया था। दूसरी बात ये होती है कि आप जिन बंदों को पहले तो अप्रोच करते हैं ना, मैं इस मामले में लकी रहा कि मुझे मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने हाँ की और वो आ गए, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो नहीं आ पाते, उनकी कुछ अपनी मजबूरियाँ भी हो सकती हैं। लेकिन ये होता है कि उसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि एक तो आपको गेस्ट के बारे में पहले पता होना चाहिए, गेस्ट करता क्या ये वो। अगर आपने थोड़ा बहुत उसके अंदर ऑडियंस अगर चाहती है, जैसे आपने बात की कि गेस्ट के बारे में थोड़ा बताया जाए कि हैं कौन, ये करते क्या है, तो आप ठीक है शुरू में उसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि आप ये हैं, या आप उनसे पूछ लेते हैं, फिर आप उसको उनकी एक्सपर्टीज से अटैच कर लेते हैं, फिर आप उनके बारे में पूछ लेते हैं, या फिर आप इनमें क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। पर मेरा बेसिकली ये होता है, मैंने जितने भी रिकॉर्ड किए मेरा ख़ास एक मेरे जहन में जो चीज़ होती है जो मैंने उनसे पूछनी होती है, मैं खाली उसके बारे में उनसे बात करता हूँ, अपनी प्रिपरेशन करके जाता हूँ जितना ज़्यादा मुझे खुद पता हो चीज़ों के बारे में। क्योंकि पॉडकास्ट इज़ नॉट लाइक अ इंटरव्यू थिंग, इट्स लाइक अ कन्वर्सेशन थिंग, तो आप उनका कन्वर्सेशन मेंटेन करनी होती है। तो हम अगर जो उनका एक्सपीरियंस है उस मामले तक तो नहीं पहुँच सकते हम, लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि अपनी तैयारी थोड़ी बहुत करके जाएँ, ताकि जो हम पॉइंट्स रख रहे हैं वो भी वैलिड हो।
तो मैंने इस तरह से मुझे पॉडकास्टिंग में जाके सिर्फ यही एक हुआ, मुझे पता लगा कि मुझे कितना नहीं आता या मुझे किन चीज़ों के बारे में नहीं पता। तो मेरे लिए यही एक सबसे इंपॉर्टेंट लेसन था उसके लिए। बाकी यहाँ गेस्ट को अप्रोच करना मुश्किल होता है, कई गेस्ट आते हैं, कई गेस्ट नहीं आते, उनके कुछ अपने मसले मसाइल भी होते हैं, कई आना नहीं चाहते, तो वो आपको पता लग जाता है बहुत आसानी से। लेकिन इट्स डिफ़िकल्ट टू अप्रोच पीपल एंड टू सेट टाइम एंड स्केड्यूल एवरीथिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड स्पेशली फॉर द वर्चुअल थिंग। अगर आप ठीक है फेस टू फेस मिलते हैं, आप बात करें, इट्स डिफरेंट, बट स्पेशली द ऑनलाइन थिंग, सब कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होते आने के लिए, लाइक दे आर नॉट कंफर्टेबल कि वो कैमरे के ऊपर आके बात करें। कुछ लोग होते हैं वो आपकी ऑडियंस देखते हैं कि अच्छा यार हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे अपने इतने फॉलोअर्स हैं, ये यहाँ पे आके हम इसको क्यों टाइम दें, तो ये भी चीज़ होती है, ये ज़्यादा ये चीज़ होती है। तो कुछ ऐसे मामला भी होते हैं, बट द थिंग इफ दैट आई बी लकी कि मुझे जिन लोगों ने दिए उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, तो इस मामले में थोड़ा बहुत लकी रहा। लेकिन दूसरा एक्सपीरियंस भी हुआ है, बट उसको क्या याद करने का फ़ायदा, अच्छी चीज़ों पर नोटिस करना चाहिए। सही सही नहीं। नहीं, वो तो मेरे साथ भी ज़ाहिर सी बात है, ये सेम चीज़ जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, मेरे साथ भी वही एक्सपीरियंस रहा है कि काफ़ी लोग जो थे जिनका मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये आ जाएंगे मेरे पॉडकास्ट पे। लेकिन मेरे साथ ये चीज़ है कि मैं अगर किसी को जानता भी हूँ ना किसी के थ्रू, तो देयर आर मैनी पीपल इन द इकोसिस्टम दैट आई नो थ्रू अदर पीपल, मैं हमेशा डायरेक्टली जो सोर्स जो है उसके पास जाता हूँ कि भाई will you come to my podcast? I send them the link and everything, scheduling everything. So I make it very easy for them, even though there are people that I can go through which might increase my odds. लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे पॉडकास्ट पे कोई भी ऐसा आए जिसको ऐसा लगे कि मैं किसी और को फेवर कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि वो आए क्योंकि उनको ये हो कि भाई हाँ एक ऑडियंस है, आई एम गोइंग टू रीच वन काइंड ऑफ ऑडियंस, और आई एम गोइंग टू ऐड वैल्यू वट एवर क्वेश्चंस दैट आई आंसर विद एडिंग वैल्यू. So I think that's very important. So I've had mixed, I wouldn't say I have mixed experience. I have 80%, 90% positive experience when it comes to getting guests. There's only one guest who asked me like my audience, and uske baad like it didn't pan out. Like I did not want to pursue that guest anyways. So, but this happened only once, and I've only recorded like 43 episodes so far. So maybe in the future it will happen. But this was actually, like you mentioned about the research, right? The guest ki research or topic ki research. Like in general, you talk about very, mortar topics, right? तो उसको समझाना, like you said, in 7 seconds, or getting someone's attention in like 10 seconds or 15 seconds. तो what is your research process like? ये बहुत मुश्किल काम है ये, पहली बात ये, क्योंकि इसमें बात ये है कि जब आप खासतौर पर एजुकेशन का कंटेंट बना रहे होते हैं तो उसके होता ही है कि एक तो हमारी एक प्री सपोजिशन होती है किसी चीज़ के बारे में कि अच्छा ये काम ऐसा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 में सबसे ज़्यादा मैचेस खेली है और हम सब ज़्यादा मैचेस जीते हैं, लेकिन लोगों के में ये परसेप्शन है कि जब हम तो छोटी टीमों के साथ खेलें, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे, तो अगर आप रिसर्च करें तो आपको पता लगता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसी नहीं, ये चीज़ ऐसी है। तो पहले तो आपने कोशिश करनी होती है कि मल्टीपल सोर्सेज से अपनी चीज़ को कन्फर्म करें, या फिर आपके पास एटलीस्ट एक दो ऐसे सोर्सेज हो जिनसे आप बैक कर सकें। तो कुछ तो हमारे पास होते हैं जो एक ट्रेडिशनल होते हैं, जैसे न्यूयॉर्क टाइम हो गया, वॉल स्ट्रीट हो गया, इस किस्म के सोर्सेज होते हैं। कुछ होते हैं जो सरकारी सोर्सेज होते हैं, मेरे ख्याल से वो थोड़े ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो ऑफिशियल लेवल पे बात होती है, तो वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं, सब्जेक्टिव नहीं होते इतने। तो आपकी रिसर्च थोड़ी बहुत ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, मल्टीपल सोर्सेज से कंफर्म होनी चाहिए। उसके बाद फिर मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ। स्क्रिप्ट जो होता है वो डिपेंड करता है कि टॉपिक किस किस्म का है। अगर तो टॉपिक जो है वो काफ़ी आसान सा टॉपिक है तो उसके ऊपर काफ़ी जल्दी से स्क्रिप्ट लिखा जाता है, लेकिन अगर थोड़ा मुश्किल टॉपिक है तो उस पर टाइम भी लग जाता है। फिर जो सबसे जो मुश्किल काम होता है वो आता है कि अब इसको समझाना किस तरीके से। अब लिख तो लिया है, ठीक है, रिसर्च भी हो गई है, लिख लिया, अब चीज़ आ गई है घर में, तो उसको इस्तेमाल किस तरीके से करनी है। मोबाइल तो ख़रीद लिया है, अब उसको इस्तेमाल करना नहीं आता तो फ़ायदा क्या है। फिर उसको वो जो पैराफ्रेजिंग जो होती है बड़ा, वो असल में काफ़ी मुश्किल काम होता है। अब उसके लिए कई बार ये होता है कि कई बार तो मैं अगर रातों पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, जहन में आ गया तो आ गया, कई बार काम पे चलते चलते आ गया, कई बार उसको थोड़ा सोच लिया कि अच्छा इसको ऐसे कर सकते हैं, कई बार अपनी बहनों से मशवरा कर लिया कि अच्छा मैं ये बनाना चाहता हूँ, आप मुझे थोड़ी हेल्प कर दें कि इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो वो पैराफ्रेजिंग होती है। उसके बाद रिकॉर्डिंग तो होती है, वो तो 15-20 मिनट का काम है, तो वो इतना नहीं होता। असल काम पोस्ट प्रोडक्शन पे आता है, फिर उस पर टाइम लगता है कि अब इसको किस तरीके से एडिट करना है या इस वीडियो की क्या डिमांड होती है। तो फिर मुझे एडिटिंग तो पहले बिल्कुल भी नहीं आती थी, लेकिन अब ये है कि पिछले 1 साल से थोड़ी बहुत सीख ली है कैसे करते हैं। तो अब मैं जब लोगों का काम देखता हूँ, मैं देखता हूँ यार मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आती, मुझे तो इसको इंप्रूव करना चाहिए, इसको बेहतर करना चाहिए, मैं क्या बना रहा हूँ। क्योंकि अब कंटेंट क्रिएशन बहुत डिफरेंट हो गई है ना। अब कंटेंट जो है वो एक मल्टीपल हुक्स आ गई हैं, उसके अंदर मल्टीपल एडिटिंग आ गई है। एक चीज़ को मुख्तलिफ तरीके से आप एडिट करके ज़्यादा उसको बेहतर कर सकते हैं, तो उसके ऊपर लगते हैं 5-6 घंटे, कई बार 8 घंटे भी लग जाते हैं। तो ये एक बेसिकली वीडियो का पूरा का पूरा फॉर्मेट होता है। तो मैं अगर पूछूं आपसे कि कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर, तो आप क्या कहेंगे? मैं प्रीमियर प्रो इस्तेमाल करता हूँ। मैं प्रीमियर प्रो सारी की सारी एडिटिंग करता हूँ। अगर थंबनेल बनाने तो कैनवा की सब्सक्रिप्शन ली हुई है,
काफ़ी महंगी पड़ती है वो, लेकिन वो ली हुई है। तो फिर जो है सेम हियर प्रीमियर प्रो $30 a month और हाँ, कैनवा आई थिंक पता नहीं कुछ $200 a year or 16 something या 16 $160 a month oh sorry a year। तो वो बहुत अच्छा है, तो उससे मेरा बड़ा काम होता है। कैनवा जो है वो अब तो खैर कैनवा भी बहुत इंप्रूव हो गया है, पहले तो कैनवा भी ऐसे ही था, लेकिन अब कैनवा जो है उसके अंदर अच्छे फ्रेम्स आ गए हैं, उसके अंदर अच्छी सेटिंग्स आ गई हैं, तो मुझे तो कैनवा बड़ा पसंद है, साथ ही तौर पे एक अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऐप है। Yeah, no, Canva is very good. So actually, we have two users. So my wife is also like she posts content on Instagram, so she is using that too. So we're two people are using it. Like in Premiere Pro, I'm the only one using it, and I have to justify it paying $30 a month every single month. कि भाई ये क्यों पे किया जा रहा है और आप जो क्या कर रहे हैं इसमें काम। या सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ये होता है ना कि आप ले लेते हैं तो आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ता है कि अच्छा अब ले लिए, इसको इस्तेमाल करना है, अब इसको काम करना है, इसके ऊपर सीखना है, तो वो चीज़ पड़ी रहती है, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि अच्छा फिर वीडियो बनानी पड़ेगी यार, कंटेंट बनाना पड़ेगा, इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो उसी जेब से जा रहे हैं फ़ायदा, तो वो चीज़ ज़हन में आती है। बट या इसका काफ़ी फ़ायदा है, मैं आई थिंक इट्स वर्थ द मनी। So I feel so far that talking to you about your process and your journey, like how you create content, मुझे लगता है कि this is an creative outlet for you as well as a more intellectual outlet क्योंकि you are learning too, right? Like when you're doing research, like you said, so you're learning too. तो कि so people sometimes only want to create content because they think कि भाई मैं जो हूँ if I can get started in content creation, like I can make this my job, etc etc. तो like I have never made a penny doing, like I've made a penny but like that's using blogs and everything, but through YouTube or through podcasting, like I've never made any money, or through newsletters. So have you had any success in like getting sponsorships or like getting to a point where you can justify the subscriptions basically? या द थिंग इज दैट मैंने 2021 से सीरियस कंटेंट बनाना शुरू किया, तो 2022 के अंदर मेरे हुए थे 1000 सब्सक्राइबर्स और 1000 और 4000 वॉच टाइम मेरा हुआ था अगस्त के अंदर, तो वो तब से लगा हुआ है। लेकिन अब मुझे समझ आई है कि अच्छा उसके लिए वो शॉर्ट होता है, वो आपकी प्रॉपर बड़ी वीडियो के ऊपर होता है, तो बड़ी वीडियो मुझे बनाने का मौका नहीं मिला। लेकिन हाँ, स्पॉन्सरशिप जो है वो मैंने की है। मैंने एक स्पॉन्सरशिप की थी आज से कोई 6-7 महीने पहले, एक परफ्यूम कंपनी, तो उन्होंने कहा था कि आप हमारे 3 महीने के लिए आप हमारी प्रोडक्ट को करें। लेकिन मुश्किल काम होता है स्पॉन्सरशिप, मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि वो जो प्रोडक्ट होती है ना, वो कई बार तो प्रोडक्ट जस्टिफाई भी नहीं होती, जो आपको ऑफर्स आ रही होती है। अगर कोई आपको अच्छी मिल भी जाए तो उससे ये होता है कि उसको उनके हिसाब से लेके चलना और उनकी टर्म्स एंड कंडीशन का कंटेंट बनाना, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि एज अ क्रिएटर थोड़ा मुश्किल भी होता है। लेकिन अगर आप इस फील्ड के अंदर हैं तो शायद किसी ना किसी तरीके तक कुछ अर्से तक शायद ये चीज़ एडजस्ट करनी पड़े कि थोड़ा बहुत आप कहते हैं कि डिमांड बर्दाश्त करनी पड़े, क्योंकि वो बहुत मुश्किल होता है यार काम करना, आई विल वेरी ऑनेस्ट विद स्पॉन्सरशिप के साथ। क्योंकि उनका ये होता है कि अच्छा हमारी प्रोडक्ट है, आपने ऐसा कंटेंट बनाया जो कि हमारी प्रोडक्ट के साथ जस्टिफाई हो, उसके फिर आपने ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करना, आपने इतने सेकंड तक हमारी प्रोडक्ट को इसके बारे में बात करनी है आपने, और क्रिएटिव अंदाज से बात करनी है, तो वो बहुत मुश्किल होता है। ऊपर से फिर आपको इनको राइट्स देने होते हैं कि आप अच्छा इनको आप किसी और प्लेटफॉर्म पर चला दें, उन राइट्स के लिए फिर आपने स्टॉक फुटेज ऐसे इस्तेमाल करनी पड़ती होती है, या स्टॉक म्यूज़िक आपने ऐसा इस्तेमाल करना होता है कि जिसको आगे जाके उनको कहीं कॉपीराइट ना लग जाए। तो इट्स अ हेक्टिक प्रोसेस, बहुत मुश्किल काम है। तो अच्छा, मुझे थोड़ा अंदाज़ा नहीं था क्योंकि मेरे पास यूट्यूब प्रीमियम है, तो मैंने कभी ऐड नहीं देखी यूट्यूब पे। सिंस 2016 मैंने ऐड नहीं देखी यूट्यूब पे। तो मेरे जो पॉडकास्ट जो वीडियोज़ हैं उससे पहले ऐड चलती है। तो खैर मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं है, मेरा 4000 वॉच टाइम नहीं है, लेकिन ऐड चलती है उस पर। यूट्यूब शोज एड्स ऑन एवरी वीडियो। तो मैंने तो कभी देखी नहीं थी, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि भाई ये आपकी एक ऐड चलती है, तो how much money are you making? So I was like, I was really like, I'm like, ad तो चलती होंगी, I don't make a penny because first of all, I don't have 1000 subscribers, and second, even if I do have 1000 subscribers, I think to even make a decent amount of money, you would need thousands of subscribers, right? Like you need thousands of subscribers, watch time, and majority of the content creators, I think 60 to 70% make money through sponsorships and affiliates and all that stuff. It doesn't come through YouTube. YouTube is basically taking care of the hosting for us. हमारे पर एहसान कर रहा है YouTube, तो we kind of agree that it's giving us the platform, the distribution and all that. तो it's taking its cut, and उसके बाद जो भी हमें मिलता है, that's fine. But खैर, at least in my case, I'm not getting anything. Again, it was interesting to see that how many people might think from the outside that I'm making money, that you are making money because there are ads, right? Lekin we're not. So that's one big mistake people make. I think since I started podcasting, I have had like conversations with other content creators who've reached out कि भाई मुझे podcast शुरू करना है, क्या होता है, कितने पैसे बनते हैं, ये है वो है।
तो खैर आई बिल्कुल आई इधर क्रश देयर ड्रीम्स बाय टेलिंग देम कि भाई पैसे वैसे तो नहीं बनते कुछ, एटलीस्ट फॉर 2-3 years यू शुड फॉरगेट अबाउट मेकिंग मनी बिकॉज यू शुड जस्ट क्रिएट कंटेंट फॉर 2-3 years. उसके बाद इफ़ यू फाइंड दैट ऑडियंस, maybe you can get to a point where you can make money. So I want to ask you on that same topic, if there is someone, like I get this again and again, so if there is someone who wants to start creating content on TikTok or YouTube or whatever, what bare minimum tools you suggest that they have to at least have, like, क्योंकि वो ज़माना तो गया ना, 10 साल पहले YouTube पे आप कुछ भी पोस्ट कर दो as long as it's a good story, like people will listen and लेकिन अब ये है कि प्रोडक्शन वैल्यू जो है बहुत ऊपर चली गई है और people expect bare minimum production quality, right? तो what would you suggest if someone is starting out? सबसे पहले तो आई एम ग्लैड आपने ये क्वेश्चन रेज किया यूट्यूब वाला। पहली बात तो ये कि यूट्यूब जो है वो हमारी वीडियोस पे चलाता, पैसे भी नहीं देता, ये बड़ा गलत काम है। ये बड़ी इनजस्टिस हो रही है एज अ क्रिएटर, क्योंकि उसकी बात थी कि फॉर एग्जाम्पल मेरी एक वीडियो थी, मेरे उस टाइम पे 100 सब्सक्राइबर्स थे चैनल के, बाद मेरी वीडियो पे 10,000 व्यूज़ थे और यूट्यूब उस पर ऐड चला रहा है और मेरी वीडियो पे यूट्यूब ऐड चला के अपना पैसा ले रहा है और मुझे उसका कट भी नहीं मिल रहा। एज अ क्रिएटर मैं आपका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करूँ, मुझे कट भी नहीं मिल रहा। पहली बात ये बड़ी इनजस्टिस है यूट्यूब के हवाले से। दूसरी बात है कि एज अ क्रिएटर मेरे ख्याल से ऑडियो इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द वीडियो। आपकी ऑडियो बहुत चाहिए, तो अगर आप एक डिसेंट ऑडियो इक्विपमेंट पे इन्वेस्ट करें, कैमरा भले इतना अच्छा ना हो, आजकल तो मोबाइल के कैमरे बहुत अच्छे आ गए, तो मोबाइल आपका भले कोई भी, लेकिन अगर आपकी ऑडियो अच्छी नहीं है तो फिर वो मज़ा नहीं करवाती। सबसे पहले आपकी ऑडियो अच्छी नहीं है। दूसरी बात है कि फॉरगेट अबाउट द थिंग कि आपको इससे कोई शोहरत मिलेगी या आपको इससे पैसे मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका कंटेंट, आपकी स्टोरी। आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो कोई आपको शोहरत नहीं देगा, कोई आपको पैसे नहीं देगा। तो फोकस ऑन जो क्राफ्ट, फोकस ऑन जो कंटेंट कि आप कंटेंट क्या बना रहे हैं। जितना अच्छा आपका कंटेंट होगा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बाय प्रोडक्ट होते हैं एक अच्छे कंटेंट का। फॉर एग्जांपल अगर अल पचिनो इतना मशहूर क्यों है? क्योंकि वो अच्छा एक एक्टर है। वो अगर इतना अच्छा एक्टर नहीं होगा तो फिर वो इतना मशहूर भी नहीं होगा, जब वो इतना अमीर भी नहीं होगा। तो इस तरीके से जो आपका कंटेंट है, कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, उस पर आपकी गिरफ्त होनी चाहिए अपने कंटेंट के ऊपर और उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें बाय प्रोडक्ट। आप कितना पैसा बनाते हैं, कितना पैसा नहीं बनाते, पैसा तो अल्लाह के हाथ में, अल्लाह जितना पैसा दे दे, लेकिन ये है कि इतना बनता नहीं है जितना लोग कहते हैं। और इसके अंदर कोई बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस के साथ ना है कि आप आएंगे तो रातों रात आपकी वीडियो से मिलियन व्यूज़ हो जाएंगे। अगर रातों रात वीडियो पे मिलियन व्यूज़ हो भी गए और आपने वो जर्नी अगर आपने नहीं देखा अपना कि किस तरीके से आपके 1 से 10 हुए थे या 10 से 20 हुए थे, उस तरह आपने क्या कुछ नहीं सीखा, तो ऐसे मिलियन व्यूज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो डोंट एक्सपेक्ट एनी थिंग कि कोई बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी या कोई आप बहुत मशहूर हो जाएंगे या कोई आप बहुत अमीर हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर होता भी है तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, वो जितनी जल्दी आए उतनी जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। तो फोकस ऑन द कंटेंट एंड स्टोरी। तो मैं बिल्कुल जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, फोकस ऑन द कंटेंट एंड स्टोरी। क्योंकि अगर इफ इट्स अ नैरेटिव पॉडकास्ट वेयर यू आर लाइक it's a vlog, or it's that kind of content, so you storytelling is everything. And even if it's like a topic based like you do, you have to hook the attention of the audience. You have to start with something they care about. So I usually tell them like, okay, they ask me like, podcast shuru karna hai, kis tarah kiya jaye? So I tell them like I use Riverside to record my podcast, and I use my iPhone 12 to record my video, and I have a mic here. So this is like the bare minimum, and of course I have a light too. Like, light is not required as long as you're in front of the window. Maybe like if your setting is in front of the window, then you're fine with lighting too. So these are like the bare minimum things that one has to start with. But still, people kind of like think that sometimes they assume that कि अगर हमारे पास अच्छा कैमरा होगा, माइक होगा, लाइट होगी, तो हमारी videos लोग देखेंगे. And I tell them like honestly, if there is nothing that you can control, but if you can control the audio, that's the best. Because अगर audio ठीक नहीं होगी, and if you're talking to the camera and audio ठीक नहीं है, तो no one is going to wait to listen to you, no matter how great the quality of the video is. तो खैर I also learned this the hard way. सॉरी आपकी बात करूँ, मैं यहाँ पे से एक चीज़ यहाँ पे उसकी बात इसमें यह कि आजकल प्रोडक्शन क्वालिटी इतनी बढ़ गई है, और अगर आप कम्पीट करना चाहते हैं इस मार्केट के अंदर तो आपको कहीं ना कहीं प्रोडक्शन वैल्यू पे काम करना पड़ेगा। लाइक दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। तो फॉर एग्जांपल अब जब 2017 के अंदर जो मेरी पहली वीडियो थी यूट्यूब पे, वो खाली ऐसे स्लाइड शो लगा हुआ था, उससे मेरे 10,000 व्यूज़ आ गए थे उस वीडियो के ऊपर। लेकिन आज के टाइम पे वो वीडियो लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि आज के टाइम के ऊपर कंज्यूमर की जो डिमांड है वो यहाँ तक पहुँच चुकी हुई है कि आपको अपनी प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। इट्स गुड टू इन्वेस्ट इन डिसेंट प्रोडक्ट, लेकिन ये भी नहीं है कि आप शुरू ही iPhone 14 से करेंगे, या आप शुरू ही SM7B से करेंगे, या आप शुरू ही जो है वो अपर्चर की लाइट से करेंगे। ऐसा नहीं। हाँ ठीक है, आप एक रिंग लाइट से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई क्रीम मोबाइल पर कर सकते हैं, कोई छोटा मोटा माइक पर कर सकते हैं, बट हाँ प्रोडक्शन क्वालिटी थोड़ी बहुत बेहतर होनी चाहिए।
पर जो लोग समझते हैं इतनी भी अच्छी नहीं होनी चाहिए। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि भाई पाकिस्तान में कंटेंट क्रिएटर्स जो है वो लाइक आप यू सेड लाइक 2015 के बाद से एक आई थिंक आई डिस्कवर्ड माय फर्स्ट मेमोरी ऑफ समवन डिसेंट वाज ऑफ कोर्स मोरू एंड देन मोरू के बाद जो था इरफान जुनेजो. सो दीज वर लाइक माय इंट्रोडक्शन टू द कंटेंट क्रिएटर्स इन पाकिस्तान एंड देन of course the rest is history and now there's so many. So what is the Pakistani audience looking for on YouTube when it comes to content? Are they like, you have had some success, right? Like in do people reach out to you and say, yaar, ke, you make these videos, we want to learn about your life too, can you make a vlog about your life? Aisa hota hai, or people are like content with the content they're getting from their creators that they follow and all that? आई थिंक पाकिस्तानी ऑडियंस जो है, पहली बात तो ये पाकिस्तान दुनिया का 5वां आबादी वाला मुल्क है। वी आर नॉट अ मॉस्किटो, वी आर द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हमारी ऑडियंस बहुत डाइवर्स ऑडियंस है। तो हमारी ऑडियंस को हर किस्म का कंटेंट चाहिए, लेकिन उन पर अच्छा वैल्यू कंटेंट चाहिए, क्योंकि वो जब देखते हैं कि यार कि ये कंटेंट बन रहा है, जो प्रेजेंट कंटेंट बन रहा है, जो कि मेरे नज़दीक इतना कोई खास कंटेंट नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे नहीं देखता पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स को, कोई एक दो पे देखता हूँ, नेम देम, बट कोई इतना खास नहीं होता। वो जब ये कंटेंट देखते हैं, जब उसको कंपेयर करते हैं कि अच्छा यार हमारे बाहर के मुल्कों में इसके साथ कंटेंट बन रहा है, तो वो चाहते हैं कि अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट हो उनके नज़दीक, जो कि एक अच्छे तरीके से उसको बताया गया हो, उसके अंदर कोई मकसद हो, उसके अंदर कोई पर्पज़ हो, उस किस्म का कंटेंट वो देखना चाहते हैं। क्योंकि देखा जाए तो हमारे मुल्क के अंदर प्रोपेगेंडा वीडियोज़ पे बड़े व्यूज़ आ जाते हैं, तो अगर आपने व्यूज़ इकट्ठे करने तो वहाँ से भी हो सकते हैं, या किसी किस्म की कोई वायरल वीडियोज़ पे भी आ सकते हैं। बट द मेजॉरिटी जो है वो एक एजुकेशन कंटेंट के लिए देख रही है, जो कि ऐसा कंटेंट देख रहे हैं जो कि उनकी ज़िंदगी को बेहतर कर पाए। क्योंकि लाइक इन पाकिस्तान देयर इज़ अ सेंस कि हमने आगे बढ़ना है, हम लाइक वी वांट टू डू समथिंग फॉर आवर लाइफ, विद आवर लाइफ, फॉर आवर फैमिली। तो वो एक अच्छा कंटेंट देख रहे हैं, जो कि अच्छा एक बामकसद कंटेंट हो, और वो किसी भी फील्ड के अंदर हो सकता है, बट दे आर लुकिंग फॉर द रियली ग्रेट हाईली प्रोड्यूस्ड कंटेंट। तो आई काइंड ऑफ अग्री विद दैट टू, क्योंकि मेरी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो काफ़ी लो थी व्हेन इट केम टू लाइक व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट आई विल बी क्रिएटिंग, राइट? तो मुझे तो ये था कि मेरी एक ऑडियंस पहले से बनी हुई थी स्टार्टअप फाउंडर्स की, और पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम, राइट? तो आई स्टार्ट क्रिएटिंग द कंटेंट फॉर देम, बट नाउ दैट आई गेट द कमेंट्स विद क्वेश्चंस, राइट, फ्रॉम, बिकॉज I'll invite a founder and all those things, and there will be certain comments about asking about like how did they do this, how did they do that. So that tells me like okay, it's as long as you create a content that's focused for like one kind of audience, if there is another segment of the audience that likes it, that will come to you automatically. You don't have to worry about expanding to that audience. Like I'm not creating a content for like high school graduate or a college graduate who wants to start a startup. I'm not specifically going for that audience. लेकिन उस टाइप की ऑडियंस जो है वो देख रही है कंटेंट, क्योंकि दे वांट टू नो व्हाट अ स्टार्टअप फाउंडर इज डूइंग. सो देयर इज अ लॉट ऑफ ओवरलैप देयर. सो आई काइंड ऑफ डिड नॉट नो दिस personally, because I felt like most of the people that I follow when it comes to content creation in Pakistan, the vloggers and people who are like you said, I'm not going to name anyone too, but there are a lot of characters that are just mostly like bakwas baatein, right? Like it doesn't help you, like your brain cells die by the time you're done watching them. Like you're like I just wasted 10 minutes of my life. तो इस टाइप का कंटेंट भी है, लेकिन उसमें काफ़ी थिएट्रिक्स होती हैं, काफ़ी ओपिनियनेटेड चीज़ें होती हैं, तो पीपल लाइक दैट टू. सो that has entertainment value. तो when you are like, so your content is mostly like educational, right? So when you talked about your process, like has to be like from different sources and everything. Do you still sometimes get comments from, like, for example, like I don't want to get political, but people might from one party or the other party might reach out to you and say, "Bhai, this is not correct, this is wrong." Have you had those instances, and how do you deal with it? डील करना तो है डिफरेंट होता है, किस किस्म के कमेंट आया हुआ आपको बताया, इस किस्म के काफ़ी कमेंट आते हैं, पर उसका समय एक तरीका होता है कि अगर जो बात सच्ची है वो बात सच्ची है ना, फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, आप सामने वाला क्या नहीं, जो सूरज जो है वो वेस्ट से निकलता, आप क्या करें उसके लिए, आप कुछ भी नहीं कर सकते उसको. तो ये हो सकता है आप इस सोर्स का मेंशन कर दें कि अच्छा यार ये सोर्स है जहाँ से मैंने लिए, या अगर कोई कह रहा है तो फिर आप उसको, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे कंट्रोवर्शियल जो इशूज़ होते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल कोई आपको इंडिया से कोई कमेंट आ गया किसी पाकिस्तान की चीज़ के ऊपर, या अगर आपको पाकिस्तान का कमेंट आ गया किसी इंडिया की चीज़ के ऊपर, तो फिर वो अपने तरीके से बात करेंगे, उस पर अपने तरीके से देख रहे होंगे. तो ऐसे टॉपिक से मेरे ख्याल से उलझने का फ़ायदा कोई नहीं है. रही बात जहाँ तक कि किसी कोई PTI का सपोर्टर नून लीग के बारे में कोई बात करे, या नून लीग का PTI के बारे में कोई बात करे, तो उसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि अच्छा ये डाटा है, ये स्टैट है, यहाँ से मैंने सोर्स दिया, आप जाके खुद देख लें. अगर आपको इससे अच्छा कोई पता है तो काइंडली मुझे बता दें,
90% तो वही फ़िल्टर हो जाते हैं ना, क्योंकि कोई बंदा रिसर्च तो इस किस्म की करेगा नहीं कि जो फिर आपको ढूंढ के बताया कि नहीं जी ये मेरी तरफ से ये आई है। कई जो अच्छे होते हैं तो उनको फिर आप कई बार जहाँ पे गलती होती है आप उनको अप्रिशिएट करते हैं, आप उनको पिन करते हैं। मैं उनको फॉलो बैक भी करता हूँ जहाँ पे कोई मुझसे ऐसी गलती हुई हो, तो मैं इसको इस चीज़ से भी देखता हूँ, क्योंकि इट्स मोर लाइक अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। कि अगर आपकी ऑडियंस पहली बात है कि आपसे कंटेंट से इंटरेक्ट करिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट उन्होंने इस काबिल समझा पे कंटेंट को कि वो उसके ऊपर राय दे रही है। उसके बाद फिर अगर आपसे वो इस चीज़ से बातचीत करें तो सिर्फ आप ही कमेंट नहीं पढ़ रहे, बल्कि जो बाकी व्यूअर्स है वो भी कमेंट पढ़ रहे हैं, तो इससे वो भी कुछ चीज़ सीख रहे हैं। तो इससे मेरे ख्याल से काफ़ी एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बन जाता है आपका, जिसके अंदर दोनों पार्टीज़ को बेनिफिट हो रहा है। जहाँ पे आप एक गलती आप उसे एक्सेप्ट करें, जहाँ पे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मूव ऑन कर जाएं। बट ये है कि उसको इतना दिल पे नहीं लगाना होता है कि यार ये क्या कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एजुकेशन कंटेंट की अच्छी बात ये है कि आपको प्रूफ मिल जाती है, पर बुरी बात ये है कि कई बार एजुकेशन भी कई मामलों के बारे में जो मालूमात होती है वो इतनी पोलराइज होती है कि उसको एडजस्ट करने में कई बार मुश्किल आ जाती है। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल एंड द टाइप ऑफ अ कमेंट एंड द टाइप ऑफ वीडियो दैट यू आर मेकिंग। तो मैं अक्सर ये देखता हूँ कि कंटेंट क्रिएटर जो ना वीडियोस बनाते हैं कहते हैं कि भाई वी आर हैविंग दिस मेंटल ब्रेक डाउन अबाउट लाइक हेट कमेंट्स आते हैं, तो काफ़ी टाइम के बाद जो है ना हेट कमेंट्स गेट टू यू, समहाउ दे गेट टू यू, they disrupt your process of creating content. So I think it's a struggle with anyone who gets a little bit notoriety, gets a little bit popular कि भाई comments जो है वो थोड़ा out of control हो जाते हैं। तो I mean when people like reach out to you and you say, like you said, that you go ahead and correct it, अगर if they point out some obvious mistake of yours, you'll correct it. लेकिन उसके अलावा जो है people tend to just be like they make their own opinion. Personally, my view in that regard is like you just ignore them. But some people will always have an opinion about something. But one interesting thing that you just mentioned is about the Indian factor here, right? So I feel that a lot of Indians do consume Pakistani content. That's not because they might have like interest in it, because I feel like India has a population that's huge and it's only growing, and they understand English. They understand, you speak in Urdu, so they understand Urdu. So the content that they are now consuming, like I have like, it shows me like 7 to 8% of my audience is, also Indian or from India. And it's always interesting to me. I've never had any negative, comment or anything like that yet. But that's very interesting to me that they are listening to it too. So, do you feel like this is like where you're going with your content? Do you feel eventually that you speak in Urdu? Okay, I speak primarily in English. Most of my podcasts are in English. So, do you feel there is this pressure कि भाई to reach a wider audience, you have to go from Urdu to English? Because I can, once again, I don't want to name people, लेकिन I can name people right now that I've seen that 2 साल पहले वो सिर्फ उर्दू बोलते थे और अब जो है वो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, और इंग्लिश उर्दू दोनों मिक्स करके बोलते हैं और ज़्यादातर इंग्लिश बोलते हैं। तो ऐसा क्यों है? लोग ऐसा क्यों समझ रहे हैं? और ये जो ट्रेंड है कि भाई उर्दू से या जो लैंग्वेज में जो पहले बात करते थे उससे थोड़ा इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं, इज़ इट मोर बिकॉज मोनेटाइजेशन के लिए? डू यू थिंक द ऑडियंस इज समथिंग दैट दे वांट टू रीच? इसमें दो बातें हैं इसमें। पहले जो इंडिया वाला जो फैक्टर है आपने जो बात की, अच्छा इंडिया में बात की कि हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि इंडिया में यूट्यूब के अंदर कंटेंट क्रिएशन काफ़ी ऐसे शुरू हो गई थी। बल्कि जब मैंने 2015 में यूट्यूब देखना शुरू किया तो इंडिया के यूट्यूबर है बीबी की पॉइंट्स, तो उनको गोल्ड प्ले बटन मिल गया था अक्टूबर या नवंबर 2015 के अंदर, और हमारे यहाँ पे यूट्यूब आया 2017 के अंदर जब लोगों ने कंटेंट बनाना शुरू किया। तो पहली बात है कि वो 2 साल का बीच में गैप है, और ऊपर से अगर एक बंदे ने 2015 में उससे गोल्ड प्ले बटन मिला है, यानी कि 1 मिलियन व्यूज उसके हुए, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स उसके हुए, तो उसकी जर्नी क्या है? तो इंडिया के अंदर कंटेंट क्रिएशन बहुत पहले से थी, और ऊपर से बात है कि इंडियन ऑडियंस जो है वो, मेरे पास भी जो एनालिटिक्स आते हैं वो 18 to 24 ईयर्स ओल्ड का सबसे ज़्यादा हाई ग्राफ होता है। तो चूँकि एक इंडिया यंग पॉपुलेशन मुल्क है और वहाँ के लोग जो है वो ज़्यादा इस चीज़ को कंज्यूम करते हैं, उनके पास पहले ये चीज़ आ गई थी, तो उनकी ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग है कंटेंट के बारे में। तो ये बात वहाँ पे जो है जो कि उनके कंज्यूमर को या उनके व्यूअर्स को थोड़ा डिफरेंट करती है। बाकी ये बात मेरे जहन में भी शुरू में आई थी कि थोड़ा इसको इंग्लिश में करना चाहिए, क्योंकि मैं यूएस में रहता हूँ, यहाँ पे टारगेट ज़्यादा हो सकते हैं। मैंने शुरू में 2-3 वीडियोस भी बनाई थी इंग्लिश के अंदर और काफ़ी जल्दी मुझे उसके व्यूज़ आए थे। लेकिन फिर मैंने ये बात सोची, मेरे जहन में ये बात है कि जो जिस रीजन में हम हैं या जहाँ पे जो हमारी ज़बान समझी जाती है, एक तो हमारा ओवरसीज डायस्पोरा काफ़ी ज़्यादा है, दूसरा उर्दू ज़बान जो है वो अफगानिस्तान में किस हद तक समझी जाती है, बांग्लादेश में भी, इंडिया के अंदर भी, श्रीलंका के अंदर भी समझी जाती है, नेपाल के अंदर भी थोड़ी बहुत समझी जाती है। तो साउथ एशिया का रीजन जो है वो खुद जो है वो ऑलमोस्ट जो है 2 बिलियन 2.5 बिलियन बन जाता है। तो ये रीजन खुद इतना बड़ा रीजन है, तो अगर इसी के अंदर अगर हम अपनी टारगेट ऑडियंस को रखें या जो ओवरसीज डायस्पोरा उसमें रखें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो इंग्लिश में आप बनाते हैं
तो मुझे उसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि इंग्लिश के अंदर कंटेंट ऑलरेडी इतना ज़्यादा है और वहाँ पे इतना कंपटीशन है, और वहाँ पे कंपटीशन के अंदर अपनी जगह बनाना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा, तो फिर मैंने इस तरह से छोड़ दिया। लेकिन हाँ, अगर आप व्यूज़ के लिए करना चाहते हैं या अगर आप बेहतर मोनेटाइजेशन के लिए करना चाहते हैं, गुड फॉर यू, अगर आप उनके ऑडियंस समझ जाएँ, क्योंकि अमेरिकन ऑडियंस डिफरेंट है, फ्रेंच ऑडियंस डिफरेंट है, इंग्लिश ऑडियंस डिफरेंट है, मिडिल ईस्ट की ऑडियंस डिफरेंट है, सो द कंटेंट इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट। तो मैंने एक चैनल मैंने भी शुरू किया था. इट वाज समथिंग completely different topic. It was about investing and all that. And I saw, like, without telling anyone, like, my audience growth was like amazing. But eventually I decided, like, I deleted the channel and everything, because it was taking too much time and I wanted to do this more. So I completely stopped doing it. So I kind of agree that, if you create English language content, like, it grows faster. Lekin uske baad you don't reach the kind of audience that you're trying to reach. Like, for me, it's like, of course, I never want a startup founder in Pakistan to feel कि भाई मुझे अंग्रेज़ी बोलनी पड़ेगी अगर मुझे investment चाहिए VC से. So that's not something that I'm trying to portray, or like I have to leave the country to raise investment or go to a certain school. So I'm trying to portray that कि भाई आप जो है, you can also raise investment. It's not about the language, because a lot of founders I've had, they speak in Urdu, and it's absolutely fine. You don't have to speak in English. Thank you so much, Jabraan, for being on the Misaal podcast. It was lovely hearing about your story and your process. I really enjoyed this conversation, and I look forward to, like, consuming your content, learning, seeing your journey in the future, and hopefully you can be on the podcast again once you have, like, 100,000 subscribers, or a million TikTok followers, and then we can talk about that aspect of your journey too. Thank you so much. It's for a pleasure. Thank you, Fahid. Thanks for listening to the Misaal podcast. I hope you enjoyed the podcast and will thank me by writing a review or sharing it on social media. Make sure you follow and subscribe so you don't miss the next episode. Thanks again. See you soon.